नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास पे है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के सिलेबस में भारतेंदु हरिश्चंद्र की उनका जो प्रहसन है अंधेर नगरी, वो कोर्स में सम्मिलित किया गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। यद्यपि इस पे एक वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन वो ऐतिहासिक संदर्भ में था, आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित था। लेकिन ये शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे प्रहसन विधा के ऊपर कि प्रहसन वास्तव में है क्या। तो हास्य रस के बिना जीवन में सर्वत्र सूनापन व उदासीनता दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि हास्य जो है वो मनुष्य की ऋण आवश्यकता है। मनुष्य नाना प्रकार के जंजालों में फंसा रहता है, उसे तरह तरह के कष्ट होते हैं, तरह तरह के दुख होते हैं और ऐसे में अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को थोड़ा सा सुख पहुंचाने के उद्देश्य से वो मनोरंजन के अनेक साधन ढूंढता है। कभी नाटक ढूंढता है या कभी कोई पुस्तक पढ़ता है या कोई और उपाय करता है, हंसी मजाक करता है। तो प्रहसन एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो मनुष्य को कुछ ही पलों में हास्य रस से सराबोर कर देती है। प्रहसन मानव के आह्लाद और हास्यमय जीवन की अनुकरणात्मक प्रस्तुति है। इसलिए समाज में यह साहित्यिक विधा प्रारंभ से ही बहुत ही आकर्षक रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जैसे आप कोई प्रहसन देखते हैं या पढ़ते हैं तो अंदर तक आपको गुदगुदा देती है। साहित्य लोक प्रवृत्ति का प्रतिफल है। लोक प्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य की विविध विधाओं में शिल्पगत प्रयोग होते रहे हैं। हमारे देश में रूपक के विभिन्न रूपों की चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से की है। उसमें वर्णित 10 रूपक प्रकारों में प्रहसन रूपक का अपना विशिष्ट स्थान है। भरत मुनि के सदियों पश्चात भारतेंदु ने प्रहसन चिंतन में मौलिकता का परिचय दिया और हिंदी में प्रहसन विधा को प्रगतिशील बनाया। तो उनका जो शिल्पगत प्रयोग है वह देखते ही बनता है। हम गद्य साहित्य की बात करें तो गद्य साहित्य एक आधुनिक विधा हम मान सकते हैं, क्योंकि पहले जो है गद्य अधिकतर लिखा नहीं जाता था, काव्य में ही साहित्य लिखा जाता था। तो गद्य साहित्य भारतेंदु युग के पूर्व के कालों में नाम मात्र का ही मिलता है। मध्य प्रांत के दौलत राम, सदा शुक्लाल, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र तथा अन्य अनेक लेखक गद्य रचना के लिए जाने जाते थे। लेकिन साहित्य में महत्वपूर्ण अंग के रूप में गद्य की प्रतिष्ठा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1850 ईस्वी के बाद दिखाई पड़ती है। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा महर्षि दयानंद ने खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को स्थिर करने के लिए आधार भूमि निर्मित कर दी थी। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के नवोत्थान का युग है। आप भारतीय इतिहास पढ़ें तो आप देखें 19वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। 19वीं शताब्दी जो थी वो परिवर्तन का युग मानी जाती है। तो यहाँ साहित्य में भी हम बहुत परिवर्तन देखते हैं। दरबारी साहित्य दरबारी वातावरण से मुक्त होकर जनजीवन का अंग बन रहा था। तो इस नए एवं स्वस्थ वातावरण में नए साहित्य का पौधा तेजी से विकसित हो रहा था। भारतेंद्र ने प्रहसन लेखन परंपरा को जन्म दिया। वो मौलिक प्रहसनकार हैं। उन्हें प्रहसन लिखने की प्रेरणा अपने युग के परिवेश से मिली थी। जैसे अभी हमने कहा कि 19वीं शताब्दी जो था वो परिवर्तनों का युग था। उस समय बहुत सारी हम अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे दृष्टिपात कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए अनेक आंदोलन भी, समाज सुधार आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जन भावनाओं को पहचान करके विद्वानों द्वारा उपेक्षित प्रहसन जैसी प्रभावी रूपक विधा को अपनाया। वे जानते थे कि गंभीर व जटिल नाट्य साहित्य
भारत की अशिक्षित जनता का ना तो मनोरंजन कर सकते हैं और ना ही उन्हें शिक्षा ही मिल सकती। वास्तव में उनकी भाषा वगैरह इस तरह की होती थी, जो नाटक वगैरह होते थे, जो साहित्यिक नाटक होते थे, आम आदमी की समझ में नहीं आती थी। प्रहसन लोकप्रिय विधा है जिसके माध्यम से भारतेंदु ने एक ओर तो राजनीतिक छल कपट, शासकों की कूटनीति तथा सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों पर करारा व्यंग किया, तो दूसरी ओर अपने प्रहसनों के माध्यम से राष्ट्रीयता का प्रचार कर जन जागृति का उद्घोष किया। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपना विस्तार करने लगे, अपना पांव जमाने लगे। देश की आंतरिक राजनीति एवं राजाओं के पारस्परिक संघर्षों का लाभ उठाकर अंग्रेज विदेशी अधिकार स्थापित करने में सफल हुए। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व के साथ ही आर्थिक रूप से भारत को वो जितना निचोड़ सकते थे उन्होंने निचोड़ा। तो इन राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भारतेंदु युगीन साहित्यकारों पर आवश्यक रूप से पड़ा। भारत में 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, जिसने समकालीन साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया। भारतेंदु युग साहित्य, कला एवं संस्कृति की दृष्टि से नवोत्थान का युग माना जाता है। 1881 ईस्वी में लिखा गया प्रहसन अंधेर नगरी भारतेंदु की एक मौलिक व्यंग्यात्मक कृति है, रचना है। आम जन के लेखक भारतेंदु ने ग्रामों में राजनीतिक व सामाजिक चेतना का प्रचार करने के लिए लोक वार्ता पर आधारित कथानक का निर्माण किया। वे करोड़ों पीड़ित, शोषित, वंचित, अशिक्षित ग्रामीणों को कैसे भूल सकते थे। भारतेंदु ने ग्रामीण जीवन के मनोरंजन की विधाओं की त्रुटियों को भी अनुभव किया। वास्तव में मनोरंजन के जो साधन होते थे उसमें बहुत सारी कमियां थी, अश्लीलता वगैरह थी, और उन्होंने निम्न स्तरीय अश्लील, भोंडी, भद्दी, वासनोत्तेजक खेल तमाशों की भाषा में सुधार कर उसे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक रूप प्रदान किया। इस प्रहसन का आख्यान, शब्दावली, पात्र, घटनाएं, भाषा, संवाद आदि ग्रामीण वातावरण की है। भारतेंदु ने प्रहसन में हास्य के अतिरिक्त अन्य भावों की भी सफलतापूर्वक सर्जना की है। भरत मुनि ने प्रहसन की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जब भागवत, तापस, भिक्षु, श्रोत्रिय आदि किसी पाखंडी, नायक एवं नीच व्यक्तियों के द्वारा परिहास किया जाता है तो शुद्ध प्रहसन होता है। इसमें भाषा एवं कथानक को आद्योपांत समान रूप से पाखंडी व्यक्तियों के यथार्थ जीवन के उपयुक्त नियोजित किया जाता है। यह प्रयास आभूषणों से युक्त रहता है। प्रहसन की एक दूसरा रूप है जो संकीर्ण प्रहसन है, जिसमें वेश्या, चेट, नपुंसक, बीट, धूर्त, बंधकी अर्थात दुराचारणी के अशिष्ट वेश व भाषा और चेष्टाओं का अभिनय प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सामान्य जनता में प्रचलित किसी दुराचरण एवं दंभ या पाखंड का प्रदर्शन अनिवार्य है। धनंजय उसके दो और भेद वैकृत एवं शंकर नाम से किए हैं धनंजय ने। सिंह भूपाल के मतानुसार इसमें 2 और 1 अंक भी हो सकते हैं। इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। यद्यपि प्राचीन रीत से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब इसमें अनेक दृश्यों की सर्जना की जाने लगी है। प्रसिद्ध साहित्यकार गुलाब राय प्रहसन में हास्य रस को प्रधान रूप से मानते हैं। इसमें एक ही अंक होता है तथा मुख्य एवं निर्वहन संधियां होती हैं। डॉक्टर बीरेन्द्र शुक्ल के मतानुसार अंधेर नगरी के कथानक में अस्वाभाविकता तथा अपरिपक्वता का निरूपण हुआ है। इसमें गंभीरता का अभाव है। स्वर्ग के लोक में फांसी चढ़ना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। इसी प्रकार गोपीनाथ तिवारी के अनुसार इसके कथानक में असंगत एवं स्वाभाविक घटनाओं का बाहुल्य है, जो प्रहसन के वास्तविक सौंदर्य को नष्ट कर देता है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार यह प्रहसन कथा विकास एवं संगठन की दृष्टि से एक कलात्मक कृति है। भारतेंदु की प्रहसन कला इसमें अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। डॉक्टर शर्मा का मंतव्य उचित ही है, क्योंकि प्रहसन की निवेदना अर्थात अपील और प्रभाव दोनों की दृष्टि से एक सफल प्रहसन है। अंधेर नगरी में 6 अंक हैं। 6 अंकों का प्रहसन रूपक है। ये कलात्मक सौंदर्य एवं परिष्कार की दृष्टि से यह एक अल्प विकसित रचना है। प्रहसन का
जो टाइटल है यानी कि प्रहसन की जो शीर्षक है, शीर्षक शब्द छूट गया है, तो प्रहसन का शीर्षक जो है वो सार्थक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर बाजी टकासेर खाजा से स्पष्ट ध्वनित होता है कि अव्यवस्थित राज्य के मूर्ख राजा व उसकी शासन व्यवस्था की हास्य मूलक अभिव्यंजना प्रस्तुत की गई है। इसके शीर्षक से भी ग्राम्यता झलकती है। कथानक में अस्वाभाविक घटनाओं का निरूपण नाटक के कलात्मक और गांधीर्य के विरुद्ध है। स्वर्ग के लोभ में राजा का फांसी पर चढ़ना आलोचकों के अनुसार अस्वाभाविक तो है ही, हास्य की असफल परिसमाप्ति भी कही जाएगी। प्रहसन के प्रमुख पात्र, इसमें पात्रों की बहुलता है, बहुत सारे पात्र हैं। तो मुख्य पात्र हैं महंत, गोवर्धन दास, मंत्री, राजा इत्यादि। इसमें कुछ गौण पात्र भी हैं जो द्वितीय दृश्य में ही आते हैं। स्वाभाविक वातावरण की सृष्टि तथा प्रहसनीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसके पात्र भारतीय जनता की सरलता के प्रतीक हैं एवं राजा उसके शासन का। गोवर्धन दास का नाम भी साभिप्राय है, गोबर अर्थात मूर्ख और धन का दास। भाव यह है कि गोवर्धन दास भौतिकता का प्रतीक है और नारायण उन हिंदुओं का प्रतीक है जो अपनी भारतीयता की रक्षा कर रहे हैं। अंधेर नगरी में गोवर्धन पश्चिम से प्रवेश करता है, उसका प्रवेश ही पश्चिम की भौतिक सभ्यता का द्योतक है। वह अंग्रेजी भौतिक सभ्यता में पलकर हृष्ट-पुष्ट हो जाता है और भारतीयता का प्रतीक नारायण भारतीय परंपरा को अपनाते हुए गुरु की आज्ञा का पालन करता है। अंधेर नगरी को नारायण दास छोड़ देता है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी की प्रवंचनाओं में फंस जाता है और अंत में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि महंत भौतिकतावादी संस्कृति के प्रतीक गोवर्धन दास का उद्धार करता है। तो यही जो है इस प्रहसन का कथासार है। प्रहसन के प्रथम अंक में महंत तथा उसके दो शिष्यों की संक्षिप्त वार्ता है जो बीजारोपण कहा जा सकता है। गुरुजी अपने शिष्यों को लोभ न कर भिक्षाटन करने हेतु भेजते हैं। दूसरे अंक में अंधेर नगरी का परिचय मिलता है। यह अंक व्यंग की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। अब इसमें चने की महिमा बताई गई है। चना हाकिम सब जो खाता, सब पर दूना टिकस लगाता। में हाकिम पर व्यंग है तो यह हिंदुस्तान की मेवा फूट और बैर अथवा 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टका के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं, धोबी को ब्राह्मण कर दें और टके के वास्ते जैसी कहें वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें। तो कहने का मतलब यहाँ टके का महत्व बताया गया, यानी धन का क्या महत्व है, रुपए का क्या महत्व है, उसको बताने का प्रयास किया गया है व्यंग के माध्यम से। भारतीय जन ही प्रहसन में व्यंग के पात्र बने हैं। इसी कारण चूड़न का प्रताप भी विकट है। इसको खाकर के साहब लोग हिंद को, पुलिस वाले कानून को, अमले वाले दूनी रिश्वत को तथा महाजन सारी जमा को हजम कर जाते हैं। यहाँ पर टके की शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। नारंगी वाली, हलवाई, कुजड़ी आदि के दीर्घ विक्रम प्रचार अनावश्यक है। तीसरे अंक में महंत जी शिष्य गोवर्धन दास को अंधेर नगरी में न रहने की शिक्षा देते हैं, किंतु लोभी शिष्य बात नहीं मानता है और गुरुजी का साथ छोड़कर अंधेर नगरी में ही रुक जाता है, यानी वो भौतिकतावादी संस्कृति में सराबोर हो गया है। चौथे अंक से कथानक का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। अंधेर नगरी के चौपट राजा तथा उसके न्याय विधि का परिचय मिलता है। शुद्ध हास्य की दृष्टि से यह अंक बहुत ही आकर्षक है। 5वें अंक में शिष्य गोवर्धन दास की दुर्दशा का चित्रण है। फांसी का फंदा बड़ा होने से दुबले कोतवाल के बजाय किसी मोटे व्यक्ति की तलाश में गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी चढ़ाने की तैयारी की जाती है। फांसी के समय डरा हुआ दुखी शिष्य गुरु को याद करता है। और छठा अंक बुद्धिहीन राजा के अंत को प्रदर्शित करता है जो कि फलागम है। प्रहसन का कथानक लोक प्रचलित कथा पर आधारित है। भारतेंद्र ने इस लोक प्रचलित कथानक, जिसका उद्देश्य मनोरंजन था, के हास्य को स्वीकार करते हुए उसे एक नए कलेवर में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने अंधकार युक्त ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पर धर्म, नीति आदि की उपेक्षा होती है। समाज का विकृत स्वरूप अतिरंजना के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है। विभिन्न आलोचकों का मानना है कि व्यंग्य का तीखापन हास्य प्रसंगों में दबा नहीं है और अतिरंजना भी खटकने वाली नहीं है। अतिरंजना में भी प्रहसन की शक्ति छिपी रहती है। प्रहसन का मुख्य गुण अतिरेक के कुशल व्यवहार में भी दृष्टिगोचर होता है। अंधेर नगरी में यह अतिरंजना सर्वाधिक पात्र निरूपण में मिलती है।
राजा मंत्री आदि सभी पात्रों विशेषकर राजा के चरित्र में यह पर्याप्त स्पष्ट दिखाई देती है। अतिरंजित चित्रण से हास्य विनोद की भी सृष्टि होती है, किंतु यह विनोद बुद्धिवादी हास्य तथा कलात्मक विनोद की दृष्टि से सामान्य स्तर का ही है। तथापि इस प्रहसन के व्यंग्य की मार्मिकता एवं विनोद यानी हास्य विनोद की सफलता निर्विवाद है। अंधाधुंध मच्यो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा में अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य का छींटा पड़ा है। सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोले, प्रकट सभ्य अंतर छल भारी, सोई राज सभा बल भारी, सांचे कहें तो पनही खावे, झूठ बहुत विध पदवी पावे। तो ये अपने आप में एक मार्मिक व्यंग्य है उस समय की स्थिति का, और लगभग आज भी वही स्थिति है। उपर्युक्त पंक्तियों में नाटककार का क्षोभ व्यक्त हो रहा है। इस प्रकार की काव्योक्तियों द्वारा नाटककार समकालीन विकृतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त कर रहा है। जिस देश में अथवा जिस समाज में, जिस तरह की राज्य व्यवस्था में सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास अथवा कोकिल बायस एक सम पंडित मूरख एक की स्थिति विद्यमान हो, वहाँ पर रहने पर अपमान अवमानना तथा दुख ही प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा और क्या मिल सकता है मित्रों। इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए भारतेंद्र जी के व्यक्तिगत अनुभवों की झलक भी यह प्रहसन प्रकट करता है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर जगदीश के अनुसार भारतेंद्र जी की यह छोटी और आज कुछ भद्दी और अर्धनग्न अर्धसभ्य सी लगने वाली कृति एक शाश्वत दार्शनिक सत्य पर आधारित है, इसलिए इसकी लोकप्रियता बनी रही एवं बनी रहेगी। डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी के अनुसार खेल खेल में राष्ट्रीयता की सुर सरिता प्रवाहित करना एवं हार्दिक भावनाओं की अवगुंठनवती नायिका के रूप में चित्रित कर देना भारतेंदु जैसे उत्कृष्ट कलाकार का ही काम था। शिल्प विधान की दृष्टि से प्रस्तुत प्रहसन में अंकगत दृश्यों की संख्या अधिक है। थोड़ी थोड़ी देर में दृश्य परिवर्तन होता है, रस परिपाक में इससे बाधा उपस्थित होती है। प्रहसन की चरम सीमा छठे अंक में है। इसकी प्रतीक योजना उच्च कोटि की है, किंतु प्रहसन कला की दृष्टि से यह मध्यम कोटि का ही कहा जाएगा। इसमें बौद्धिक हास्य का अभाव है। यह शुद्ध प्रहसन है क्योंकि इसका नायक महंत है। इसमें नंदी की योजना नहीं है। गुरु अपने शिष्य को समझाता है कि लोभ पाप कर मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या में नरक निदान। अंत में भरत वाक्य का विधान तो नहीं है, किंतु गुरु के शब्दों में, ये भारत वाक्य ना, भरत वाक्य पढ़िए इसे, भरत वाक्य का विधान तो नहीं है किंतु गुरु के शब्दों में नाटक का निष्कर्ष है। जहाँ न धर्म बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे हैं आप ही नसाए जैसे चौपट राज। तो जहाँ धर्म नहीं है, बुद्धि नहीं है, नीति नहीं है, जहाँ का समाज सुजन लोगों से भरा हुआ नहीं है, जहाँ जिस समाज में सज्जन लोग नहीं रहते हैं, तो वो ऐसे ही उसका नाश हो जाता है जैसे चौपट राज का नाश हो गया। कथा संयोजन की दृष्टि से यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जा सकता कि इसमें लेखक ने कथा के विकास का पूर्ण ध्यान रखा है। पात्रों की बहुलता के कारण उचित चरित्र चित्रण तो नहीं हो पाया है। पाश्चात्य परंपरा के अनुकरण पर बाजार का दृश्य प्रदर्शित किया गया है, जिसे भारतीय नाट्य परंपरा की अवहेलना कहा जा सकता है। संभवतः ऐसा इसलिए हुआ कि प्रहसनकार पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव को बड़े गंभीरता से प्रकट करना चाहता है। प्रहसन में गीतों की योजना है। एक भजन से प्रहसन का आरंभ होता है। दूसरा गीत प्रहसन का अभिन्न अंग है, जिसमें प्रहसन की कथा वस्तु का विकास एवं सहज एवं प्रभावशाली हो गया है। यह गीत हास्य रस का अवश्य है, किंतु उसमें कटु व्यंग्य भी है। गीत निष्प्रयोजन नहीं है और प्रहसन का मुख्य आकर्षण है। निम्न पद में अश्लील तत्व दोष समाया है, किंतु भाव अभिव्यंजना और अभिनय की दृष्टि से यह पद बहुत उत्कृष्ट है। मतलब समाज में लोगों का नैतिक स्तर कितना गिर गया है उसे दिखाया गया। मछली ले मछली, मछलिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोबन ग्राहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछली सी बिरहिया मिले बिना अकुलाए। इस प्रहसन में नारंगी महिमा, चूरण महिमा आदि गीत बहुत प्रभावशाली एवं हास्य उत्पन्न करने वाले हैं। चूरण गीत तो बहुत ही प्रसिद्ध है। चूरण साहब लोग जो खाते सारा हिंद हजम कर जाते, चूरण पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, चूरण खाटे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात,
भारतेंद्र के गीत लोक शैली पर रचे गए हैं, जिनका अनुकरण चूरण बेचने वाले आज भी करते हैं। मेलों ठेलों में आप देख सकते हैं इन्हें। कभी कभी शहरों में, कस्बों में चूरण बेचने वाले गाते हुए चूरण बेचते हैं। प्रस्तुत प्रहसन में भारतेंद्र ने अपनी अद्भुत व्यंग्य शक्ति द्वारा समाज का बड़ा ही मार्मिक विश्लेषण किया है। भारतेंद्र जी की सभी नाट्य कृतियां मौलिक हैं तथा उनमें कदाचित अंधेर नगरी को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। भारतेंद्र के समय से अब तक इस प्रहसन के अभिनय लगातार हो रहे हैं। हजारों मंचन इसके हो चुके हैं। कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है। यह नाटक कदाचित ग्रामों में रहने वाले सामान्य दर्शकों को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। प्रहसन का शीर्षक आकर्षक है तथा इसकी कथा अतिरंजना के साथ भी पर्याप्त प्रभाव क्षमता रखती है। इसका व्यंग्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, किसी व्यक्ति अथवा व्यवस्था विशेष पर ही केंद्रित नहीं है। इसकी व्यापकता विविध वर्गों एवं विभिन्न पक्षों को समेट लेती है। तत्कालीन नाट्य साहित्य पर इस प्रहसन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। विजय आनंद श्री कवि ने महाअंधेर नगरी तथा देवदत्त शर्मा ने अति अंधेर नगरी की रचना इसी प्रहसन के अनुकरण पर की, परंतु वे इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाए। प्रहसन में कलात्मकता एवं साहित्य का स्तर गंभीर नाटकों के समान खोजना न्याय संगत नहीं है। अतिरंजना प्रहसन के लिए आवश्यक होती है तथा प्रहसन की लौकिक समस्या, भाषा और प्रसंग आदि इसकी व्यापक प्रभावशाली व्यंजना के लिए आवश्यक होते हैं। श्रेष्ठ हास्य प्रहसन के लिए दुर्लभ होता है, किंतु लोक संगत होने के कारण प्रहसन में कभी कभी ऐसे जीवन तत्व समाहित हो जाते हैं कि वह सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों का निरूपण करते हुए भी अपने परिवेश से निर्बंध होकर दीर्घकालिक अपील की क्षमता प्राप्त कर लेता है। भारतेंद्र के अंधेर नगरी की परीक्षा करते समय हमको अपने मानदंडों को प्रहसन के अनुरूप बनाना होगा, तभी तो हम इस प्रहसन के वास्तविक मूल्य का निर्धारण कर सकेंगे। मित्रों, ये नोट्स बनाने में मैंने कुछ पुस्तकों की सहायता ली है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि ये सारे मेरे मौलिक विचार हैं, लेकिन कुछ विचार मेरे अपने हैं, कुछ मैंने तो इन पुस्तकों की सूची मैंने यहाँ पे दे दी है, आप भी देख सकते हैं इनको। डॉक्टर वानदेव शुक्ला की पुस्तक है भारतेंदुगीन नाटक, भारतेंदुगीन नाटक डॉक्टर सुशीला धार। इसी तरह भारतेंदु का नाट्य साहित्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शुक्ला है। हिंदी प्रहसन के 100 वर्ष हैं डॉक्टर रामेश्वर नाथ भार्गव। इनके अतिरिक्त बहुत सारे प्रसिद्ध आलोचक हैं जिन्होंने तमाम समीक्षाएं लिखी हैं, लेख लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। उनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इससे आपको प्रहसन की आइडिया मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट भी करें, और भी जिस विषय पे आपको वीडियो चाहिए मुझे बताएं। शुभ रात्रि, नमस्कार।